हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर 1 को। और हमारा चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो आप सरप्राइज्ड होंगे कि आपको क्लास 9 में ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक क्यों दे दिया गया है। तो ये सरप्राइज होने की बात है, लेकिन इसके पीछे कुछ रीजन्स हैं। रीजन क्या है? जब आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देखेंगे तो ये एक ऐसा रिवॉल्यूशन है जहाँ आपको सबसे पहले कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो ह्यूमन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में संघर्ष किया गया था, उसको लेकर के संघर्ष किया गया था। वो टॉपिक्स क्या थे या ये वो प्रिंसिपल क्या थे? तो लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सारे के लिए जो सबसे पहला संघर्ष आप दुनिया में देखते हैं वो फ्रांस में है। और यह संघर्ष इसलिए था कि इसको भी वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दिया जाए। और यह इसलिए आपको सिलेबस में इंक्लूड किया गया है ताकि आपको यह एहसास हो सके कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं आपको यूं ही नहीं मिले हैं, इसके पीछे काफ़ी संघर्ष है। तो इसलिए हमारे टॉपिक में फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। तो अब हम जानेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन है क्या। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन और कुछ नहीं, फ्रांस के लोगों का या फ्रांस का जर्नी है, पॉलिटिकल जर्नी, जिसमें फ्रांस मोनार्की से रिपब्लिक बनता है। जिसमें फ्रांस मोनार्की से रिपब्लिक बनता है, मोनार्की से रिपब्लिक बनता है। तो इसी जर्नी को हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और इसके जरिए क्या हुआ था? राजतंत्र से प्रजातंत्र या गणतंत्र बना था फ्रांस। तो हमको फ्रेंच रिवॉल्यूशन में यही होल स्टडी, ये कोर्स ऑफ एक्शन डिस्कस करना है कि जो जो इंसिडेंट्स हुआ था मोनार्की से रिपब्लिक बनने तक के बीच में, उन सारे पहलुओं को हम लोगों को डिस्कस करना है इस वीडियो में। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो इस चैप्टर में सबसे पहला चीज़ हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे 14 जुलाई 1789 को क्या होता है। 14 जुलाई 1789 को क्या होता है? तो 14 जुलाई 1789 को हम लोग देखते हैं कि कुछ विरोधाभास होता है, कुछ विरोध होता है। किसका विरोध होता है? राजा का विरोध होता है। कुछ नहीं, बहुत ज़बरदस्त विरोध होता है और बड़ी संख्या में विरोध होता है। तो हम लोग विरोध को तो पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम यह ढूंढने का प्रयास करेंगे, यह टटोलने का प्रयास करेंगे कि 14 जुलाई 1789 को जो विरोध हो रहा है उसके पीछे का कारण क्या है, रीजन क्या है। तो हमको इसके लिए क्या करना होगा? 14 जुलाई 1789 से पहले जाना होगा, बिफोर जाएंगे हम लोग। इस इंसिडेंट से पहले हम लोग जाएंगे, मीन्स 1789 से पहले हम लोग जाने का प्रयास करेंगे और जाएंगे और जा करके यह समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या कारण था, ऐसा क्या सिचुएशन था, ऐसा क्या कंडीशन था फ्रांस का कि लोग विरोध करने के लिए उतारू हो जाते हैं। किसका विरोध? तो राजा का विरोध, वहाँ के मोनार्की का विरोध, वहाँ के किंग का विरोध। जब हम लोग उस विरोध को जान लेंगे तो हम लोग वापस 14 जुलाई 1789 पर पहुँच जाएंगे। और उसके बाद हम लोग 14 जुलाई 1789 से आगे जा करके देखेंगे कि 14 जुलाई 1789 को जो विरोध होता है, जो प्रदर्शन होता है, जो हिंसा होता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किस पे? तो फ्रांस पे, फ्रांस के लोगों पर, वहाँ की जीवन शैली पर, वहाँ की इकोनॉमी पर। तो हम लोग 14 जुलाई 1789 के बाद जाएंगे कि आफ्टर देखेंगे कि क्या क्या घटना वहाँ घटित हो रहा है, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस आंदोलन का। आगे हम लोग क्या देखेंगे? सेकेंड टॉपिक जो हम लोग देखेंगे वो ये देखेंगे कि किस प्रकार से फ्रांस मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनता है, मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनेगा। ये हमारा दूसरा टॉपिक होगा जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाएगा उसके बाद तीसरा जो बिंदु हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये होगा कि रेन ऑफ टेरर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रेन ऑफ टेरर, रेन ऑफ टेरर, जिसमें हम लोग रॉबस्पियर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। एक साल का ये पीरियड था। इस रेन ऑफ टेरर में क्या क्या होता है हम लोग उसको समझेंगे। इसी बीच हम लोग डायरेक्टरी के भी रूल को देखेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे क्या कि जो हम लोग फोर्थ टॉपिक देखेंगे वो ये देखेंगे कि वीमेन का क्या रोल है, रोल ऑफ वीमेन, रोल ऑफ वीमेन कि सोसाइटी में महिलाओं का क्या योगदान था, उनका कंडीशन क्या था, उनका सिचुएशन क्या था, उनका पोजीशन क्या था, इसको समझने का प्रयास करेंगे। और लास्ट में हम लोग स्लेवरी के बारे में देखेंगे, किस किस प्रकार से स्लेवरी को एबोलिश किया गया है। और इसी बीच जब पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होता है तो हम लोग देखेंगे कि नेपोलियन की एंट्री होती है। किसकी एंट्री होती है? नेपोलियन की। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम लोगों को इस क्लास में तो नहीं पढ़ना है डिटेल में, क्लास 10th में पढ़ना है। लेकिन इसके एंट्री को यहीं पे दिखलाया गया है कि यहीं पर पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होता है, ढंग से शासन व्यवस्था का बागडोर नहीं संभाला जा पाता है किसी के द्वारा, तो नेपोलियन आता है यहाँ पर। अब यही सब चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको तरीका पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी जरूर ही कर ले। तो हम लोग देखते हैं क्या कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सबसे पहला जो डेट है 14 जुलाई 1789। तो ये 14 जुलाई 1789 को होता क्या है? 14 जुलाई 1789 को क्या होता है कि 7,000 पीपल गैदर्ड हो जाते हैं। कहाँ? अराउंड टाउन हॉल। कितने पीपल? 7,000 पीपल। अब 7,000 जो पीपल हैं इनमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। तो ये मेन वीमेन है ना, सब गैदर हो जाते हैं, मीन्स इकट्ठा हो जाते हैं। कहाँ? तो अराउंड टाउन हॉल।
टाउन हॉल के चारों तरफ या टाउन हॉल के सामने खड़े हो जाते हैं ये लोग, ये 7,000 लोग, जिनमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। इसके बाद क्या होता है, ये लोग बासिल का जो जेल है उसको तोड़ देते हैं। बासिल के जेल को क्या करते हैं ये लोग, तोड़ देते हैं। बास्टील के जो जेल को क्या करते हैं ये लोग, तोड़ देते हैं। और तोड़ने के बाद क्या होता है, तोड़ने के बाद वहाँ पर जो भी कैदी होते हैं, प्रिजनर्स जो होते हैं, उनको रिहा किया जाता है, रिहा करा लिया जाता है। जो भी प्रिजनर्स हैं उनको रिहा करा लिया जाता है। साथ ही साथ मीन्स प्रिजनर्स को क्या किया जाता है, प्रिजनर्स को रिहा करा दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। प्रिजनर्स वेयर रिलीज्ड, प्रिजनर्स को रिहा करा दिया जाता है। आर्म्स एम्यूनिशंस जो भी होते हैं, जो भी हथियार वगैरह हैं, उनको लूट लिया जाता है। आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को क्या किया जाता है, लूट लिया जाता है। आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, आर्म्स और एम्यूनिशन को क्या किया जाता है, वेयर लूटेड, उनको लूट लिया जाता है। तो ये घटनाक्रम आप 14 जुलाई 1789 को देखते हैं। क्या घटना देखते हैं कि लगभग 7,000 लोग क्या होते हैं, टाउन हॉल के पास इकट्ठा होते हैं। बासिल के जेल को वो लोग तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद वहाँ पर जो भी आर्म्स एम्यूनिशन होता है उसको लूट लेते हैं। प्रिजनर्स जो भी होते हैं उस जेल में उनको रिलीज करा लिया जाता है। और ये घटनाक्रम 14 जुलाई 1789 का है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 14 जुलाई 1789 को जब यह घटना होता है, उस समय फ्रांस का शासक कौन होता है, किस वंश का, किस डायनेस्टी का रूल होता है। तो इस समय बर्बन फैमिली का शासन होता है वहाँ पर। किसका, बर्बन फैमिली का। बर्बन फैमिली का वहाँ पर शासन होता है। और राजा का नाम क्या होता है, लुईस 16। लुईस 16 यहाँ का किंग होता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लुईस 16 है, इसकी शादी किससे होती है, तो इसकी शादी मैरी एंटोनेट से होती है। किससे, एंटोनेट से। मैरी एंटोनेट कहाँ की राजकुमारी होती है, तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी होती है। कहाँ की राजकुमारी होती है, ऑस्ट्रिया की। कौन, मैरी एंटोनेट, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी होती है। इससे शादी होती है लुईस 16 की। तो ये घटनाक्रम हम लोग देख रहे हैं, बोलने में आसान है, लेकिन सोच के देखिए कि अगर आप किंग हैं और आप ही के देश का नागरिक 7,000 की संख्या में, इतनी विशाल संख्या में आपके सामने खड़ा होता है, आपका विरोध करता है, तो ये साधारण बात नहीं है। तो अब हम लोग 14 जुलाई 1789 से पहले जाएंगे और जा करके ये देखने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या कारण था कि इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और राजा का विरोध करते हैं। तो जब आप रीजन देखेंगे, जब भी इस टाइप के टॉपिक में आप रीजन खोजते हैं, तो रीजन को खोजना, क्लासीफाई करना पड़ता है। तो रीजन को हम लोग 3 हेड में बेसिकली क्लासीफाई किया जा सकता है कॉमनली। पहला क्या कि कुछ ना कुछ इकोनॉमिक कारण होगा, कुछ ना कुछ इकोनॉमिक कारण हो सकता है, पॉलिटिकल कारण हो सकता है, राजनीतिक कारण, और सोशल कारण भी हो सकता है, सामाजिक कारण। इसी के ये तो मुख्य कारण हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण ये 3 हो सकते हैं जिसके कारण लोग विरोध कर रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में। तो पॉलिटिकल कारण तो हम लोग देखेंगे कि जानते हैं या जानेंगे आगे जा करके कि राजा निरंकुश है, मीन्स राजा का जो शासन व्यवस्था है काफ़ी अच्छा नहीं है। सोशल कॉज हम लोग देखेंगे कि काफ़ी असमानता है, दमनकारी नीति है, जिसमें कुछ लोग प्रिविलेज्ड हैं, कुछ लोग अनप्रिविलेज्ड हैं, तो सोशल कॉज भी वहाँ से बन जाता है, पॉलिटिकल कॉज भी बन जाता है, इकोनॉमिक कॉज भी है। इकोनॉमिक कॉज क्या है, तो इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में समझेंगे कि इकोनॉमिक कॉज क्या है। तो इकोनॉमिक कॉज ये है कि फ्रांस का जो माली स्थिति है काफ़ी ख़राब हो जाता है, मीन्स बैंकरप्सी के कगार पे चला जाता है फ्रांस। तो रीजन क्या है बैंकरप्सी पे जाने का, रीजन्स क्या है, तो पहला रीजन आप देखेंगे क्या, पहला रीजन आप ये देखेंगे कि फ्रांस इन्वॉल्व होता है सीरीज ऑफ वार में, मीन्स लगातार लड़ाई में यह सम्मिलित होता रह रहा है, सीरीज ऑफ वार्स, है ना। तो लड़ाई लड़ रहा है तो पैसा तो खर्च होना है, आर्म्स एम्यूनिशन भी खरीदना है तो पैसा खर्च होना है, सेना के मेंटेनेंस में खर्च होना है। दूसरा आप क्या देखेंगे, मेंटेनेंस ऑफ पैलेस, जो महल है वो बहुत ही विशाल महल है, अब उसको मेंटेन करने में काफ़ी खर्च पड़ रहा है। तो मेंटेनेंस ऑफ पैलेस ऑफ वर्साय, जो वर्साय का जो पैलेस है, महल है, उसके मेंटेनेंस में काफ़ी खर्च हो रहा है, काफ़ी पैसा खर्च हो रहा है। तीसरा कारण आप क्या देखेंगे, तीसरा कारण आप ये देखेंगे कि 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट होने में ये मदद करता है। कितने अमेरिकन कॉलोनीज को, 13 अमेरिकन कॉलोनीज को, 13 अमेरिकन कॉलोनीज है उनको, अमेरिकन कॉलोनीज है, इनको इंडिपेंडेंट होने में मदद करता है। आप नोट्स में ये सब पॉइंट लिख सकते हैं। 13 अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प करता है क्या होने में, इंडिपेंडेंट होने में। कौन करता है, फ्रांस करता है। अब इसके पीछे का क्या कारण है, क्योंकि ये कॉलोनीज ब्रिटेन के कंट्रोल में है और ब्रिटेन फ्रांस का जानी दुश्मन है, तो इसलिए मदद करता है।
फोर्थ पॉइंट क्या देखेंगे, ये सारा जो क्रियाक्रम ये करता है इसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। राजा का आमदनी का स्रोत एक है टैक्स, और उससे भी नहीं हो पाया तो वो क्या किया, कर्ज ले लिया। तो ये रीपेमेंट ऑफ लोन जो है, रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, ये रीपेमेंट जो होता है लोन का काफ़ी हाई रेट पर, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम की दर से वह कर्ज लौटाता है। अब पर एनम काफ़ी हाई रेट है, पर एनम काफ़ी हाई है, 10% का रेट काफ़ी हाई है, इस दर से वह कर्ज की अदायगी अदा करता है। तो ये सारा जो सिचुएशन मिल करके फ्रांस की स्थिति को, इकोनॉमिक स्थिति को पैथेटिक बना देता है। क्या बना दे रहा है, पैथेटिक बना दे रहा है। अब राजा के आमदनी का सोर्स क्या है, टैक्स है। तो फ्रांस के टैक्स की व्यवस्था को हम लोग देखते हैं कि फ्रांस के टैक्स का व्यवस्था क्या है। तो फ्रांस में जो टैक्स है वो बेसिकली दो प्रकार का है, एक टाइल्स है और एक टाइथ है। टाइल्स है और दूसरा क्या देखेंगे आप, टाइथ देखेंगे। टाइल्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है एक प्रकार का, जो सीधे दफ्तर से लिया जाता है, प्रत्यक्ष कर आप इसको बोल सकते हैं, ये डायरेक्ट टैक्स है एक प्रकार का। और टाइथ जो है ये 1/10 लिया जा रहा है प्रोड्यूस का, 1/10 ऑफ प्रोड्यूस, 1/10 ऑफ प्रोड्यूस, जो उत्पादन हो रहा है उसका 10%। तो उस समय कृषि ही मेन साधन था वो जीविकोपार्जन का, तो कृषि का 10% ले रहा है वो। अब ये तो टैक्स का स्ट्रक्चर आप समझ गए कि टैक्स दो प्रकार का हो रहा है ना। ये जो टैक्स है ये तो इकोनॉमिक कॉज है ही, साथ ही साथ पॉलिटिकल कॉज भी इसमें छिपा हुआ है। वो क्या है हम आगे देखेंगे, अभी आपको इस स्लाइड में बस यही याद रखना है कि टैक्स बेसिकली दो प्रकार का है, और भी बहुत सारे होंगे, सेस वगैरह भी होंगे, लेकिन दो प्रकार का बेसिकली है, एक टाइल और एक टाइथ। टाइल जो है डायरेक्ट टैक्स है, ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है। और टाइथ जो है वो 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस है। तो ये दो टाइप का टैक्स है, आपको दिमाग में रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और इस चैप्टर को भी समझने के व्यू से भी। लेकिन अब यहाँ पर सिस्टम क्या है कि टैक्स को इम्पोज कर सकता है कौन, हु कैन इम्पोज टैक्स, हु कैन इम्पोज मीन्स लगा कौन सकता है टैक्स को, क्या वो राजा लगा सकता है? तो आप कहेंगे नहीं, राजा नहीं लगा सकता है, तो कौन लगा सकता है? तो इसके लिए एक कमिटी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट जनरल। स्टेट जनरल कमिटी कहिए या ग्रुप कहिए या सभा कहिए, जनरल, स्टेट जनरल है, एक ऐसा ग्रुप है, ऐसा कमिटी है जो टैक्स लगाने का काम करता है, इम्पोज करने का, यही टैक्स इम्पोज करता है। लेकिन स्टेट जनरल मीटिंग करके ये डिसाइड करता है, लेकिन स्टेट जनरल के मीटिंग को बुलाने का, कॉल करने का अधिकार किसके पास है, तो किंग के पास है। मीन्स जब ज़रूरत महसूस होती है किंग को, तो किंग स्टेट जनरल के मीटिंग को बुलाता है, और स्टेट जनरल अपने मीटिंग में यह डिसाइड करता है कि नया टैक्स लगाना है या न लगाना है, जो टैक्स का दर है उसको बढ़ाना है या घटाना है। ये सारा डिसीजन लेना स्टेट जनरल को है, राजा इसमें कुछ नहीं कर सकता है, राजा इसमें कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन इसके मीटिंग को बुलाने का अधिकार केवल राजा के पास है, इसके मेंबर खुद से मीटिंग नहीं बुला सकते हैं, मीटिंग कौन बुलाएगा, किंग बुलाएगा। तो ये आप समझ गए कि टैक्स किस प्रकार से इम्पोज हो रहा है फ्रांस में, स्टेट जनरल के द्वारा इम्पोज किया जाता है, या स्टेट जनरल के द्वारा ही टैक्स के रेट को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। लेकिन स्टेट जनरल के मीटिंग को बुलाने का अधिकार किसके पास है, तो स्टेट जनरल के मीटिंग को बुलाने का अधिकार किंग के पास है, केवल किंग के पास, ओनली किंग के पास। बात समझ रहे हैं? तो ये टैक्स किस प्रकार से इम्पोज होता है, टैक्स के टाइप क्या है, ये आप समझ गए। अब टैक्स होता क्या है, तो बच्चे से जान रहे होंगे कि टैक्स वो अमाउंट है जो हर एक नागरिक कंट्रीब्यूट करता है देश के लिए, और उससे देश के वेलफेयर का खर्च चलाया जाता है लोगों के भलाई के लिए। अब यहाँ पर हम लोग सोसाइटी समझेंगे, फ्रांस का सोसाइटी किस प्रकार का है, क्योंकि सोशल कॉज भी हो सकता है। तो सोसाइटी ऑफ फ्रांस, सोसाइटी ऑफ फ्रांस, फ्रांस का सोसाइटी कैसा है? तो फ्रांस के सोसाइटी को हम लोग 3 हेड में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। याद रखिएगा, सोसाइटी को हम लोग 3 भाग में क्लासीफाई कर सकते हैं, करते हैं। क्या था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। 3 स्टेट में फ्रांस का सोसाइटी डिवाइड था। याद रखिएगा, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। अब यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में चार्ट दिया गया है, हम उसी चार्ट में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट स्टेट जो था उसका मेंबर कौन था, क्लर्गी था। फर्स्ट स्टेट का मेंबर कौन था, क्लर्गी था। क्लर्गी यानी कि चर्च से जुड़े हुए लोग, चर्च पादरी हो गए, ये हो गए, ये सारे लोग फर्स्ट स्टेट में आते हैं, केवल ये मतलब पुजारी वर्ग। सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी आता है। नोबिलिटी में कौन सा हो गया, तो किंग हो गया, मिनिस्टर्स हो गए, किंग तो सर्वोपरि है लेकिन किंग से जुड़े हुए लोग, किंग्स एंड मिनिस्टर्स,
या ब्यूरोक्रेसी टाइप के लोग जो राजा के कामकाज को देख रहे हैं, वो हो गए सेकंड स्टेट में। थर्ड स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जानना जरूरी है, यहीं पर भेदभाव छिपा हुआ है। थर्ड स्टेट में आप देखिए, यहाँ पर थर्ड स्टेट में कौन है? थर्ड स्टेट में आपके हो गए बिग बिजनेसमैन, जिसमें मर्चेंट आ गया, कोर्ट ऑफिशियल्स हो गया, लॉयर्स हो गया, पीजेंट आर्टिसन इसी में आ रहा है, स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट वगैरह सारे लोग इसी थर्ड स्टेट में आ गए। अब विडंबना क्या है यहाँ पर, आयरनी क्या है? आयरनी हमको समझना है। आयरनी यही है कि ये जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग हैं, इनकी आबादी कितनी है? तो 10%। 10% पॉपुलेशन है फर्स्ट और सेकेंड स्टेट का। और 10% पॉपुलेशन के साथ साथ इनके पास प्रॉपर्टी कितनी है? तो 60% लैंड इनके पास है। किसके पास? 10% आबादी के पास 60% ज़मीन है। यहीं पे तो सारा राज छिपा है विरोध का, आप समझ रहे हैं। और बाकी 90% आबादी इनके पास है, और इसमें 40% लैंड इनके पास है, और ये भी काफ़ी असमान रूप से विभाजित है, आप समझ रहे हैं। तो ये भेदभाव है यहाँ पर। तीसरा क्या है आयरनी है? तीसरा आयरनी ये है कि ये दो जो क्लास हैं, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट, ये टैक्स पे नहीं करते हैं। टैक्स पे नहीं करते हैं, नो टैक्स। ये लोग टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। टैक्स केवल कौन देता है? थर्ड स्टेट। टैक्स पे कौन करता है? केवल थर्ड स्टेट। तो ये आयरनी है कि प्रॉपर्टी ज़्यादा इनके पास है, लेकिन टैक्स ये पे नहीं कर रहे हैं। प्रॉपर्टी कम इनके पास है, लेकिन सारा टैक्स यही दे रहे हैं केवल। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर सोशल कॉज है, यहाँ पर आपको डाइवर्सिटी भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। तो टैक्स पेयर कौन है? थर्ड स्टेट। केवल याद रखना है, टैक्स पेयर कौन है? थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट टैक्स पे कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण 14 जुलाई 1789 को आपको उबाल देखने को मिलता है लोगों में। इसके आगे आप क्या देखेंगे? कुछ सब्सिस्टेंस क्राइसिस है। कुछ क्या है? सब्सिस्टेंस क्राइसिस है। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? तो एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड। मतलब वैसा कंडीशन, वैसा एक्सट्रीम कंडीशन, वैसा भयानक कंडीशन जिसमें लोगों का जीविकोपार्जन खतरे में पड़ जाता है, जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है, वैसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ऐसा सब्सिस्टेंस क्राइसिस देखने को मिलता है कहाँ पर? फ्रांस में। होता क्या है इस सब्सिस्टेंस क्राइसिस में? आपको ये देखने को मिलेगा कि आबादी जो है विस्फोटक रूप से फ्रांस का बढ़ जाता है। अब देखिए, पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम 23 मिलियन इन 1715, मतलब 1715 में 23 मिलियन आबादी रहता है, जो कि 1789 में आते आते 1789 में आते आते 28 मिलियन हो जा रहा है। मतलब आबादी में 5 मिलियन का इंक्रीज आप देख रहे हैं। लेकिन आबादी तो बढ़ रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है? इसके साथ पॉपुलेशन इंक्रीज कर जा रहा है ना। तो पहला चीज़ आप क्या देख रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है फ्रांस का वो 5 मिलियन के करीब इंक्रीज कर जा रहा है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फूड प्रोडक्शन डिक्रीज कर रहा है। फूड प्रोडक्शन डिक्रीज कर रहा है। फूड प्रोड्यूस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अब फूड प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो फूड का प्राइस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। फूड का प्राइस क्या हो जा रहा है? इंक्रीज हो जा रहा है। फूड का प्राइस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इसी समय आप देखेंगे कि ड्राउट भी आ जा रहा है। ड्राउट भी आ जा रहा है, मतलब सुखाड़ भी हो जा रहा है। सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। ये प्राकृतिक कैलामिटी है, लेकिन हो जा रही है। तो ड्राउट क्राइसिस हो रहा है इसी समय। अब क्या हुआ? इन सब चीज़ों के कारण लोगों के खाने पर आफत आ गया। इसी को हम लोग कहते हैं, यही सारे कारण रिस्पॉन्सिबल है सब्सिस्टेंस क्राइसिस के लिए। मोस्ट वर्कर्स वेयर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप हुज ओनर फिक्स देयर वेजेज। अब देख रहे हैं कि जो मजदूर हैं उनके वेज को फिक्स कर दिया गया, लेकिन उनका जो वेज है वो बढ़े हुए दाम के मुताबिक नहीं है। वेज तो फिक्स है, लेकिन दाम बढ़ गया, उनका जीविकोपार्जन अब नहीं चल रहा है। गैप बिटवीन रिच एंड पुअर वाइडेंड, मतलब जो गरीब और अमीर हैं उनके बीच का जो खाई है, उनके बीच का जो गैप है वो भयानक रूप से बढ़ जा रहा है। थिंग्स बिकेम वर्स वेन एवर ड्राउट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। अब देख रहे हैं प्राकृतिक आपदा भी इसी समय आ जा रहा है। तो ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस का रीजन है जो आप देख रहे हैं। इसी बीच आप देखेंगे कि मिडिल क्लास का ग्रोथ होता है। एक नया क्लास उभर के आता है। इससे पहले अमीर गरीब था, लेकिन एक नया क्लास आ रहा है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? मिडिल क्लास बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? मिडिल क्लास बोलते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार, मिडिल क्लास यहाँ पर उभर करके आता है। अब मिडिल क्लास में कौन लोग हैं? मिडिल क्लास में पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे पीजेंट्स हैं, किसान जो पढ़े लिखे हैं, जैसे वर्कर्स हैं, जैसे बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं। ये सारे लोग मिडिल क्लास के कैटेगरी में आते हैं। इन्हीं लोगों को हम लोग मिडिल क्लास में इंक्लूड करेंगे। तो मिडिल क्लास आता है, ये पढ़ा लिखा वर्ग है, इसके पास बुद्धि है, इसके पास डायरेक्शन है, ये कुछ कर सकता है सोसाइटी में, और देखेंगे भी आप क्या करता है। इसी में फिलोसफर एक हम लोगों को पढ़ना है, कुछ फिलोसफर्स के बारे में।
किनके बारे में? फिलोसफर्स के बारे में। कि फिलोसफर्स क्या करते हैं? फिलोसफर जीवन के मायने को समझाते हैं, सिचुएशन को समझा हैंडल करने के का आपको ज्ञान देंगे। तो आप देखिएगा कि फ्रांस में भी कुछ फिलोसफर्स एक्टिव थे जो लोगों को सही डायरेक्शन बताने का प्रयास कर रहे थे। 3 फिलोसफर्स का नाम हमको पढ़ना है। पहला फिलोसफर किसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है? जॉन लॉकी के बारे में। पहला किसके बारे में पढ़ना है? याद रखना है, ये तो क्वेश्चन आएगा, जॉन लॉकी। दूसरा जो फिलोसफर हम लोग पढ़ेंगे, रूसो के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रूसो के बारे में। और तीसरा जो फिलोसफर है मॉन्टेस्क्यू, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? मॉन्टेस्क्यू के बारे में। तो ये 3 फिलोसफर हम लोगों को फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ना है। इनके बारे में छोटा सा इनकी भूमिका को हम लोग को देखना है कि ये लोग बेसिकली क्या थ्योरी दे रहे हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। जॉन लॉकी, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, ये 3 फिलोसफर्स के बारे में हम लोगों को फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि दीज आइडियाज envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke। तो जॉन लॉकी यही आइडिया दे रहे हैं। क्या आइडिया दे रहे हैं जॉन लॉकी? कि एब्सोलूट पावर एंड डिवाइन राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। इन हिज 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लॉकी साउट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोलूट राइट। देख रहे हैं, डिवाइन एंड एब्सोलूट राइट। तो डिवाइन एंड एब्सोलूट राइट आया तो आप समझ जाइएगा किसका दिया हुआ है, तो जॉन लॉके का दिया हुआ है। अब रूसो के बारे में कह रहा है कि रूसो carried the idea forward, proposing a form of government based on social contract between people and their representatives। मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बात कर रहा है। कौन बात कर रहा है? रूसो कर रहा है। किस पे कर रहा है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे। तो जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो आपको याद रखना होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आइडिया कौन दिया था? तो रूसो दिया था। कौन दिया था? रूसो दिया था। तीसरा चीज़ आप क्या देखिएगा? इन द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू प्रोपोज्ड डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। मतलब पावर के डिवीजन के बारे में बात कौन कर रहा है? मॉन्टेस्क्यू कर रहा है। किस प्रकार से डिवाइड कर रहा है? तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में। तो पावर डिवीजन की बात जब आएगी, स्पिरिट ऑफ लॉज का बात आएगा, तो किसका नाम आप लेंगे? मॉन्टेस्क्यू का। तो MCQ यहाँ से बनेगा। तो ये फिलोसफर का रोल था, ये लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे थे। तो ये आप देख रहे हैं कि फिलोसफर का रोल, कितने फिलोसफर्स का रोल है फ्रांस के क्रांति में? तो 3। अब यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझेंगे वोटिंग सिस्टम के बारे में। किसके वोटिंग सिस्टम के बारे में? तो इस स्टेट जनरल के वोटिंग सिस्टम के बारे में, कि स्टेट जनरल का वोटिंग पैटर्न क्या है। किसका वोटिंग? स्टेट जनरल, स्टेट जनरल के वोटिंग के बारे में, वोटिंग ऑफ स्टेट जनरल। अब स्टेट जनरल में वोटिंग कौन कर रहा है? तो हम लोग देखेंगे कि 3 कैटेगरी में ये बटा हुआ है। एक तो फर्स्ट स्टेट है, दूसरा क्या है? सेकंड स्टेट, और तीसरा क्या है? थर्ड स्टेट। अब इसके मेंबर कौन कौन है आपको पता है? फर्स्ट स्टेट में कौन लोग थे? तो फर्स्ट स्टेट में क्लर्गी था, माने चर्च से जुड़े हुए लोग। दूसरा क्या था? ये आपका नोबिलिटी था, माने किंग एंड मिनिस्टर्स या ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए लोग। तीसरा जो आप देखते हैं वो क्या है? कॉमन पीपल, जिसमें बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, लॉयर्स सब थे। अब फर्स्ट स्टेट के कितने मेंबर होते हैं? तो 300। सेकेंड स्टेट के कितने मेंबर होते हैं? तो 300। थर्ड स्टेट चूंकि बड़ा है इसलिए इसको थोड़ा सा प्लीज करने का कोशिश किया गया। इसमें के कितने मेंबर होते हैं? 600। लेकिन यहाँ पर एक रूल है कि हर एक स्टेट को एक ही वोट देना है। हर एक स्टेट को एक ही वोट देना है। तो फर्स्ट स्टेट के पास कितने वोट हैं? 1। सेकेंड स्टेट के पास कितना वोट है? 1। थर्ड स्टेट के पास कितना वोट है? 1। तीनों के पास एक एक वोट है। लेकिन यहाँ पर आयरनी क्या है? यहाँ पर आयरनी ये है कि इन दोनों को टैक्स नहीं देना है। टैक्स किसको देना है? केवल इसको देना है। लेकिन टैक्स को बढ़ाने घटाने में इनकी भी भूमिका है, और इन्हीं की भूमिका है क्योंकि इनके पास 2 वोट है। मोर देन 50% वोट इन दोनों के पास है, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पास। इसके पास तो 1 वोट है। ये दोनों जो चाहेंगे, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, वही होगा। थर्ड स्टेट का तो नगण्य रूप है, कोई महत्व ही नहीं है। तो आप क्या देख रहे हैं कि वोटिंग जो होता है स्टेट जनरल का, स्टेट जनरल के वोटिंग में, स्टेट जनरल कौन है? स्टेट जो जनरल वो ग्रुप है या कमिटी है या सभा है जिसके पास अधिकार होता है टैक्स को इम्पोज करने का। इसका जब वोटिंग होता है उसमें 300 मेंबर कहाँ से जाते हैं? फर्स्ट स्टेट से, 300 मेंबर सेकेंड स्टेट से जाते हैं, और 600 मेंबर थर्ड स्टेट से जाते हैं। लेकिन तीनों स्टेट के पास एक एक वोट है। ऐसा नहीं है कि 300 लोग गए फर्स्ट स्टेट से तो हर 300 के पास एक वोट हो। ऐसा होता तो फिर बराबर हो जाता मैच। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर लोग भले 300 हैं लेकिन वोट कितना है? 1।
यहाँ भी 300 लोग हैं लेकिन वोट कितना है, एक। और यहाँ भी 600 लोग हैं लेकिन वोट कितना है, एक है। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अनइक्वल डिवीजन हो रहा है, क्योंकि जिधर फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जाएगा वही काम हो पाएगा, वही टाइप का टैक्स लगेगा, उसी टाइप से टैक्स का रेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पर भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। थर्ड स्टेट के साथ डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब क्या होता है, राजा जो है, जो स्थिति खराब चल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस देख रहे हैं आप फ्रांस में, क्यों देख रहे हैं, सीरीज ऑफ वार के कारण, रीपेमेंट ऑफ लोन हाई रेट पर कर रहा है उसके कारण, 13 अमेरिकन कॉलोनीज को फ्री कराने का प्रयास कर रहा है उसके कारण, तो इकोनॉमिक स्थिति काफ़ी ख़राब है। अब इस इकोनॉमिक स्थिति से निपटने के लिए राजा सोचता है टैक्स बढ़ाया जाए, इसलिए वो मीटिंग को कॉल करता है। किसके मीटिंग को कॉल कर सकता है, स्टेट जनरल की मीटिंग को। किसके मीटिंग को कॉल करने का काम करता है, स्टेट जनरल के मीटिंग को कॉल करने का काम करता है। स्टेट जनरल्स मीटिंग कब बुलाता है, स्टेट जनरल के मीटिंग को कब बुलाता है, स्टेट जनरल के मीटिंग को, तो 5 मई 1789 को बुलाता है। ये देखिए 5 मई 1789 को लुइस 16 कॉल्ड एन असेंबली ऑफ द स्टेट्स जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। न्यू टैक्स लगाने के लिए वो मीटिंग बुलाता है। मीटिंग तो आएगा लेकिन लोग जो हैं थर्ड स्टेट के, वो इसका बहिष्कार करेंगे। क्यों बहिष्कार करेंगे, क्योंकि लोग नाराज़ हैं, क्योंकि स्थिति तो दैन्य है, उनका आर्थिक स्थिति ख़राब है, खाने पर लाले पड़े हुए हैं, और टैक्स बढ़ाने की बात की जा रही है। लोग कहाँ से देंगे, खा नहीं पा रहा, टैक्स बढ़ेगा, इसलिए लोग क्या होते हैं, यहाँ पर नाराज़ हो जाते हैं। और नाराज़ हो जाते हैं तो लोग कहाँ चले जाते हैं, लोग मीटिंग को छोड़ देते हैं, स्टेट जनरल के मीटिंग से बाहर निकल जाते हैं, और वे लोग असेंबल हो जाते हैं, मीन्स इकट्ठा होते हैं। कहाँ पर इकट्ठा होते हैं, तो वो इकट्ठा होते हैं टेनिस कोर्ट में। कहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होते हैं। आप कहाँ देखेंगे, दे असेंबल्ड इन टेनिस कोर्ट। इंडोर टेनिस कोर्ट होता है बेसिकली, क्या होता है, इंडोर टेनिस कोर्ट। यहाँ पर ये 600 लोग, उसके साथ साथ कुछ सामान्य लोग भी आ जाते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, असेंबल्ड होते हैं। असेंबल्ड माने इकट्ठा होते हैं। कब इकट्ठा होते हैं, तो 20 जून 1789 को, 20 जून 1789 को ये लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। कहाँ इकट्ठा होते हैं, टेनिस कोर्ट के पास, टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होते हैं। इंडोर टेनिस कोर्ट है, यहाँ पर ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं। कौन इकट्ठा हो रहा है, कॉमन पीपल जो है वो। कॉमन पीपल किस स्टेट का होगा, थर्ड स्टेट का होगा। ये लोग इकट्ठा होते हैं। यहीं पर आप देखेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट रिव्यूड या व्यूड देमसेल्फ अ स्पोक पर्सन ऑफ द होल नेशन। मतलब यहाँ पर ये लोग जब इकट्ठा होते हैं तो ओथ लेते हैं, है ना, प्रतिज्ञा करते हैं कि वी विल नॉट डिस्पर्स अंटिल वी फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। कि मतलब ये लोग रुकेंगे नहीं तब तक जब तक ये लोग एक संविधान को बना न लें। और वे लोग अपने आप को नेशनल असेंबली भी घोषित कर लेते हैं। कौन लोग करते हैं, तो थर्ड स्टेट के लोग करते हैं। वे लोग अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर लेते हैं। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ नेशनल असेंबली। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ नेशनल असेंबली एंड सोर नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन टू फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। अब ऐसा संविधान बनाना है जो राजा के शक्ति को सीमित करे। दे वेयर लेड बाई मिराबियू और अबेसिए। मीन्स अब इनका नेतृत्व भी तो कोई करेगा, किसका, थर्ड स्टेट का, ये कॉमन पीपल का। तो कौन नेतृत्व करता है, तो पहला लीडर मिराबियू है और दूसरा आबे सीए, मिराबू और आबे सीए। अब ये किस फैमिली से आ रहा है, इतना हम लोगों को जानना जरूरी नहीं है। हम लोग बस इतना जानेंगे कि थर्ड स्टेट लोग जो कहाँ पर इकट्ठा होते हैं, इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होते हैं। उनका नेतृत्व कौन करता है, तो 2 व्यक्ति करता है, एक मिराबियू और एक आबे सीए। तो ये हो गया, आप देख लिए। अब आगे आप क्या देखेंगे कि ये जो थर्ड स्टेट है इसका नेतृत्व ये लोग कर रहे हैं। यहीं पर आप देखेंगे कि फ्रांस अभी क्या चीज़ में बिजी है, तो फ्रांस का ज़्यादातर जो जनमानस है वो बिजी है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में। अब तो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है, वहीं बाकी लोग क्या हो रहे हैं, गुस्सा से उबल रहे हैं। इसी समय सीवियर विंटर आता है, जिसके कारण क्या होता है, ए सीवियर विंटर हैड मिंट ए बैड हार्वेस्ट, जिसके कारण ख़राब उपज होता है। प्राइस जो है ब्रेड का वो बढ़ जाता है, और इसके साथ क्या होता है, फूड का शॉर्टेज हो जाएगा। फूड का शॉर्टेज हो जाता है। अब जब फूड का शॉर्टेज हो जाता है तो फूड का प्राइस इंक्रीज करता है। फूड प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। फूड प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जब फूड प्राइस इंक्रीज कर जाता है तो यही लोग निकल करके जाते हैं और विरोध करते हैं। 7,000 लोग टाउन हॉल के पास जाते हैं और इकट्ठा होते हैं, प्रिजन को लूट लेते हैं, तोड़ देते हैं। और प्रिजन को तोड़ते ही नहीं हैं, उसका जो अवशेष होता है उसे बाज़ार में ले जा करके बेचते भी हैं। और जो सामान्य लोग होते हैं उसका कीमत देते हैं, और कीमत देने के बाद उसे एक प्रतीक के रूप में ले जा करके अपने पास रख लेते हैं कि ये राजा के निरंकुशता का एक प्रतीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हम लोग वापस से किस डेट पे पहुंच गए, हम लोग पहुंच गए 14 जुलाई 1789 के पास पहुंच गए। 14 जुलाई 1789 का वह डेट जिस दिन
फ्रांस की क्रांति होती है, हम लोग वापस से 14 जुलाई 1789 पे पहुंच गए। तो हम लोग देखने का प्रयास किए हैं कि 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था। तो जो विरोध हुआ था हम उसको देखें। उसके बाद हम लोग यह टटोलने का प्रयास किए कि 14 जुलाई 1789 को जो विरोध हुआ है उसके पीछे के कारण क्या हैं, कॉजेज क्या हैं, रीजंस क्या हैं। तो हम लोग उनको समझने का प्रयास किए, हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझने का प्रयास किए, हम लोग पॉलिटिकल रीजन्स को जानने का प्रयास किए, साथ ही साथ हम लोग सोशल कॉजेज को भी जानने का प्रयास किए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे इससे आगे के स्टोरीज को कि क्या होता है फ्रांस रिवॉल्यूशन में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।